हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कुछ जनरल रिएक्शंस देखने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो आईटी जेई या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक इनमें काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस आते हैं। तो एक बार अगर हम लोग यहाँ जनरल रिएक्शंस कर लें तो वहाँ हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। तो इसलिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फॉलोइंग एलिमेंट्स अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन इन बेसिक मीडियम। यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा सेम ही एलिमेंट का। तो अभी हम इसको देखते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल जो हमारे पास दिया हुआ है वो है X2, जहाँ पे X का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि हेलोजेंस फ्लोरीन के अलावा। तो यहाँ पे देखें कोई भी एक हेलोजन ले लेते हैं जैसे Cl2, और इसको अगर बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराएं हम लोग, यानी कि कोई बेस ले लेते हैं जैसे कि NaOH, तो बेसिक मीडियम में जब इसका रिएक्शन होगा तो ये Cl माइनस और साथ में ClO3 माइनस ये प्रोडक्ट बनाएगा। अब Cl माइनस जब है तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 का है, और ClO3 माइनस जब है तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 का है, और यहाँ Cl2 जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो यहाँ पे 0 से एक बार -1 में गया तो यहाँ क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, और Cl0 से यहाँ पे +5 में गया तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ सेम ही एलिमेंट है क्लोरीन, इसका रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि क्लोरीन का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जितने भी हेलोजन हैं फ्लोरीन के अलावा वो सभी बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं, और फ्लोरीन डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन एज इट डजंट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, इसलिए फ्लोरीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाएगा, और F2 जो है वो बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो कर पाएगा। अब हेलोजन में एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं जैसे Br2, इसको बेसिक मीडियम में रखेंगे तो ये भी Br माइनस और साथ साथ BrO3 माइनस, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5। ये आया किस ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो 0 से। तो 0 से -1 यानी कि रिडक्शन, और 0 से +5 यानी कि ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया। तो ये हेलोजन का डिस्प्रोपोर्शनेशन आपको समझ में आ गया होगा। और इसका उल्टा रिएक्शन भी होता है, जैसे अगर हमारे पास ये रिएक्टेंट साइड हो जाए, ये जो यहाँ प्रोडक्ट साइड है, ये अगर रिएक्टेंट साइड हो और इसको अगर हमने डाल दिया एसिडिक मीडियम में HCl या H2SO4, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा और हमें Cl2 प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का जो उल्टा रिएक्शन होता है उसको हम लोग कम प्रोपोर्शनेशन भी बोलते हैं, यानी कि रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ये आपको समझ में आया होगा कि हेलोजन जो है वो बेसिक मीडियम में, हेलोजन में भी फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन के अलावा यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है, और डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको अगर एसिडिक मीडियम में रखा जाए तो वो वापस Cl2 में चला जाएगा, यानी कि X2 में चला जाएगा, जिसको हम लोग कम प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। तो ये रही हेलोजन की बात। अब हेलोजन के अलावा भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं बेसिक मीडियम में। अब हम लोग उनको देखने वाले हैं। अब हेलोजन के अलावा जो एलिमेंट हमारे पास है वो है व्हाइट फॉस्फोरस, यानी कि P4। तो व्हाइट फॉस्फोरस का जब हम बेसिक मीडियम में यानी कि NaOH या फिर KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है PH3, यानी कि फॉस्फिन गैस, और साथ में H2PO2 माइनस। ये है हमारा फॉस्फिन गैस, और ये है हाइपोफॉस्फाइट आयन। अब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ जो है व्हाइट फास्फोरस ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और PH3 में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और H2PO2 माइनस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये 0 से यहाँ -3 में जा रहा है, और यहाँ ये 0 से +1 में जा रहा है। तो यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि P4 जो है वो बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, और इसके लिए थोड़ी सी हीट करने की जरूरत हमें पड़ती है, और बेस में हम लोग यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं,
ये सारे अल्कली हैं, तो यहाँ पे एक्वस मीडियम हम लोग रख सकते हैं क्योंकि ये सारे वाटर सॉल्युबल बेस हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक और एलिमेंट है जो कि है सल्फर। सल्फर भी बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम जनरलाइज बेस OH माइनस हम लोग रख सकते हैं। बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, इसको भी थोड़ी हीट करने की जरूरत है। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा सल्फाइड आयन और साथ ही साथ H2O3 2-। ये हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है। तो यहाँ पे भी देखें सल्फर जो है वो 0 से एक बार -2 में गया और यहाँ जो सल्फर है ये +2 में है, तो ये सल्फर यहाँ +2 में आया, तो एक बार रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो सेम एलिमेंट है जिसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं सल्फर जो है वो बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। तो हमने फर्स्ट टाइप रिएक्शन देख लिया जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन में, जिसमें सबसे पहले हमने देखा हेलोजन। हेलोजन में भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। अगला एलिमेंट जो था हमारा व्हाइट फास्फोरस और उसके बाद था सल्फर। ये सारे जो हैं ये बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो ये हमारा जनरल इनऑर्गेनिक रिएक्शन में फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन था जिसको हम जनरलाइज करके याद रख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट टाइप देखने वाले हैं। अमोनियम साल्ट्स ऑन रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग अल्कली और बेसेज प्रोड्यूस एमोनिया गैस। इसमें ये क्या बोलना चाह रहा है इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ बोल रहा है एमोनियम सॉल्ट, तो हम लोग एक एमोनियम सॉल्ट ले लेते हैं जैसे कि NH4Cl। तो एमोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग अल्कली या बेस, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं जैसे NaOH। तो अब ये बोल रहा है जब इसका रिएक्शन होगा तो ये एमोनिया गैस प्रोड्यूस करेगा NH3 और साथ में ये एक सॉल्ट बनाएगा NaCl। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एमोनिया गैस प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे आप कोई भी एमोनियम सॉल्ट ले लें, NH4Cl था, आप NH4Br ले लें या कुछ भी ले लें, NH4 SO4 ले लें यानी कि अमोनियम सल्फेट। कोई भी एमोनियम सॉल्ट यहाँ ले सकते हैं और यहाँ भी कोई भी बेस या अल्कली ले सकते हैं जैसे CaOH ले लिया, KOH ले लिया, कोई भी बेस आप ले सकते हैं। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये गैस पक्के से रिलीज करेगा। यही इस पॉइंट का मेन कंक्लूजन है कि आप कोई भी एमोनियम साल्ट लें, उसका जब अल्कली से रिएक्शन कराएंगे तो NH3 निकलेगा। साथ में अगर NH4Cl CaOH से रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ बन जाएगा CaCl2। इसी तरह से आप सॉल्ट यहाँ बना सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि एमोनियम सॉल्ट जब रिएक्ट करता है बेस से या अल्कली से तो NH3 गैस रिलीज करता है। अब सिमिलरली इसी तरह से जब फॉस्फोनियम सॉल्ट, फॉस्फोनियम का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के जगह फॉस्फोरस आ जा रहा है और कुछ नहीं, तो एक फॉस्फोनियम सॉल्ट अगर हमें लिखना हो तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं PH4I, ये एक फॉस्फोनियम सॉल्ट है। तो ये जब रिएक्ट करेगा किसी बेस या अल्कली से, जैसे KOH हम यहाँ पे बेस ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग एक्वस मीडियम ले रहे हैं रिएक्शन के लिए, तो ये भी जब फॉस्फोनियम सॉल्ट रिएक्ट करेगा KOH से, तो यहाँ जब अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट करता था तो NH3 बनता था, जब फॉस्फोनियम सॉल्ट रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास PH3 यानी कि फॉस्फीन गैस निकलेगा और इसके साथ एक सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे अमोनिया गैस लिखा हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पे फॉस्फीन गैस होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब एमोनियम सॉल्ट रिएक्ट कर रहा था बेस से तो एमोनिया गैस निकल रहा था, ठीक उसी तरह से जब फॉस्फोनियम सॉल्ट रिएक्ट करेगा बेस से या अल्कली से, यहाँ पे फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस होगा। इसी में हमारा अगला पॉइंट है कि मेटल नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विथ वाटर, यानी कि मेटल नाइट्राइड का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो एमोनिया गैस प्रोड्यूस होता है। इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। एक हम मेटल नाइट्राइड लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड अगर लेना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Mg3N2, तो ये हमारा मैग्नीशियम नाइट्राइड है। या यहाँ पे हम लोग कैल्शियम नाइट्राइड ले सकते हैं या कोई भी नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड ले लें, कोई भी नाइट्राइड हो, उसका जब हम लोग वाटर से रिएक्शन करेंगे यानी कि हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे NH3 गैस प्रोड्यूस होगा और इसके साथ में जो भी मेटल हमने लिया है उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कैल्शियम ले रहे थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमने एल्यूमिनियम लिया है तो फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो भी हम मेटल नाइट्राइड लिए होंगे उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके साथ में अमोनिया गैस। तो ये सिंपल सा था, ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसी बेसिस पे सिमिलरली अगर हम लोग नाइट्राइड के जगह फॉस्फाइड ले लें तो एमोनिया के जगह हमें फॉस्फीन गैस
देखने को मिलेगा। इसका भी एक एग्जांपल हम लोग ले ही लेते हैं, जैसे CA3P2, ये कैल्शियम का फॉस्फाइड है। तो इसका जब हम लोग वाटर से रिएक्ट कराएंगे यानी कि हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो NH3 की जगह यहाँ पे PH3 यानी कि फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस होगा, और उसके साथ में जो हमने मेटल फॉस्फाइड लिया था उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो यहाँ पे CaOH। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल नाइट्राइड का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होता है, और मेटल फॉस्फाइड का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस होता है। कि जिंक और एल्यूमिनियम जो है ये एम्फोटरिक मेटल्स हैं, तो ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं और दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका हम लोग रिएक्शन देखते हैं। जैसे हमारे पास है जिंक या एल्यूमिनियम, दोनों में से कोई भी मेटल हो, और पहले हम लोग इसका रिएक्शन करवा लेते हैं एसिड से। तो जब एल्यूमिनियम HCl से रिएक्ट करेगा तो AlCl3 प्रोड्यूस करेगा, और जब जिंक HCl से रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 प्रोड्यूस करेगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। अब इसका रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं बेस के साथ। तो यहाँ पे बेस ले लेते हैं हम लोग NaOH। तो जब एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा NaOH के साथ तो प्रोड्यूस होगा NaAlO2, और जब जिंक रिएक्शन करेगा NaOH के साथ तो प्रोड्यूस होगा Na2ZnO2, और साथ ही साथ यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन गैस। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिंक और एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक मेटल हैं, तो ये एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी, और दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होना ही होना है। और इस पॉइंट का एक बहुत ही खूबसूरत यूज है टेस्ट ऑफ एनायंस में। तो यहाँ पे जैसे NO3 माइनस आयन है, या NO2 माइनस आयन है, या फिर SCN माइनस आयन है, या फिर FeCN6 3 माइनस, ये कम्प्लेक्स एनायन है। इन सारे एनायंस में एक कॉमन बात यह है कि इन सब में ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इसके साथ जब हम लोग जिंक या एल्यूमिनियम लेते हैं और बेसिक मीडियम में यानी कि OH माइनस भी यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। इतना जो रिएक्शन है ये तो ऊपर वाले रिएक्शन के साथ कॉमन है, ये जो हमारा रिएक्शन है ZnAl और ये NaOH यहाँ के साथ कॉमन है। तो एक प्रोडक्ट जो है वो हमारा वही बन जाएगा कि AlO2 माइनस आयन और साथ ही ZnO2 माइनस आयन। अगर एल्यूमिनियम लिया तो ऊपर वाला और जिंक लिया तो नीचे वाला आयन, ये मिलेगा। और साथ ही यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलना चाहिए जैसे ऊपर वाले में निकला है, और वो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ प्रेजेंट जो नाइट्रोजन है उनको रिड्यूस कर देगा, और यहाँ पे NH3 गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर NH3 गैस लिबरेट हो रहा है तो हम ये समझ जाएंगे कि कंपाउंड में जो एनायन प्रेजेंट हैं उनमें NO3 NO2 माइनस SCN माइनस इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही इसका एक और एनायन पहचानने में यूज किया जाता है, वो एनायन है SO3 2 माइनस यानी कि सल्फाइट आयंस। इसका जब हम लोग Zn या एल्यूमिनियम ये लेते हैं एसिडिक मीडियम में, HCl यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है H2S, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन लिबरेट होना चाहिए लेकिन वो हाइड्रोजन सल्फर को रिड्यूस कर देगा और H2S बनाएगा, और साथ में Zn2 प्लस या फिर Al3 प्लस। तो यहाँ पे हम लोगों ने एसिडिक मीडियम क्यों लिया, और पिछले केस में जहाँ पे NO2 माइनस या NO3 माइनस वाला जो केस था वो हमने बेसिक मीडियम लिया था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड जो है वो NH3 बन रहा था। तो अगर यहाँ हमने एसिडिक मीडियम लिया होता तो ये एसिड जो है वो NH3 से रिएक्ट कर गया होता। यहाँ आप देखें तो प्रोडक्ट के साइड एसिड बना है, तो यहाँ अगर हम बेसिक मीडियम लेंगे तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए SO3 2 माइनस के केस में हमने एसिड लिया है, और नाइट्रोजन वाले जो एनायंस थे उनके टेस्ट के केस में हमने बेसिक मीडियम लिया था, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट के साइड भी बेस बन रहा था। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और H2S जो यहाँ पे बना है इसका रोटेन एग स्मेल होता है, तो यहाँ से हमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे सल्फाइट आयन था, SO3 2 माइनस था। तो ये जो हमारा एम्फोटरिक मेटल वाला जो रिएक्शन था उससे जुड़े हुए ये दो काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है हमारा कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज पावरफुल डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस। डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस का मतलब है कि जो कंपाउंड से वाटर रिलीज करवा दे, उससे वाटर निकाल ले, उससे वाटर को अलग कर दे। इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है H2C2O4, ये क्या है हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है COH COH।
तो यहाँ पे इसके साथ जब हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे CO साथ में CO2, ये दोनों गैस हैं और इसके साथ वाटर निकलेगा। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन निकालना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आप ऐसे निकाल दें तो यहाँ पे एक वाटर निकल गया, ऊपर CO और नीचे CO2। ये याद रखने का आसान सा तरीका हो गया कि वाटर निकाल दें, ऊपर CO बच जाएगा, नीचे CO2। तो यहाँ वाटर निकल गया, CO गैस और CO2 गैस। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड जो है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 से कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद अपना अगला एसिड है सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये जब रिएक्शन करता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से तो यहाँ पे भी आप वाटर निकाल दें तो H और यहाँ से OH, ऐसे वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे वाटर निकल गया तो क्या बच गया अपने पास, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर निकालने के बाद जो बच जाता है वही अपना साइड प्रोडक्ट में आ रहा है, आप देख रहे हैं। इसी तरह से हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं। तो अगला है CH2 COOH और यहाँ भी COOH और इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से। ऊपर वाला जो है वही यहाँ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर निकालना है। देखें ज्यादा से ज्यादा कितना वाटर निकाल सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो टोटल 4 हाइड्रोजन है, यानी कि हम 2 मोल H2O निकाल सकते हैं आराम से। तो 2 ऑक्सीजन भी हमें निकालना पड़ेगा। तो जब 2 ऑक्सीजन हम निकाल देंगे, मान लेते हैं ये दोनों ऑक्सीजन हम निकाल दे रहे हैं, तो अपने पास क्या बच रहा है, 2 कार्बन और 1 कार्बन यहाँ, यानी कि 3 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो C3O2। यानी कि वाटर हम लोग निकाल लिए, फिर जो बच गया वो हमारा साइड प्रोडक्ट हो गया। और यहाँ पे C3O2 का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, C फिर डबल बॉन्ड C और इधर डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O। इसमें आप देखें तो सारे कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये हमारा C3O2 का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है ये जब भी किसी से रिएक्ट कर रहा है तो वहां से वाटर निकाल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस है। इसका भी हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगला है हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज है। इसमें जब हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखें ये सारे ही वाटर के फॉर्म में निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 12 हाइड्रोजन है तो 6 वाटर अगर हम निकालें तो 12 हाइड्रोजन निकल गया और 6 ऑक्सीजन निकल गया। क्या बच गया, केवल कार्बन बच गया, वो भी 6 मोल। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट यही हो जाएगा, 6 कार्बन और 6 वाटर। इसको हम लोग चेयरिंग एक्शन भी बोलते हैं, चेयरिंग एक्शन। ऐसा क्यों, यहाँ पे एक तरह से आपको लग रहा होगा कि सब कुछ जल सा गया, पूरा पानी निकल के केवल कार्बन यानी कि कोयले जैसा बचा है लास्ट में, इसीलिए इसको हम लोग चेयरिंग एक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जनरल इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा उसको एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें हमारे पास हेलोजन्स थे, P4 थे और सल्फर थे। उसके बाद हमने देखा कि जो अमोनियम साल्ट है यानी कि NH4Cl या इस तरह के जो भी सॉल्ट हैं वो अल्कली से रिएक्शन करने के बाद NH3 गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसी बेसिस पे हमने देखा कि जो फॉस्फोनियम सॉल्ट हैं वो अल्कली से रिएक्ट करने के बाद फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने देखा कि जो मेटल नाइट्राइड्स हैं, मेटल नाइट्राइड्स M3N2 या कोई भी मेटल नाइट्राइड्स जो हैं उनका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वो भी NH3 गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसी बेसिस पे हमने देखा कि अगर मेटल फॉस्फाइड होगा तो उनका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो वो फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि जिंक और एल्यूमिनियम जो है ये एम्फोटरिक मेटल है, तो ये एसिड से भी रिएक्ट करेंगे, बेस से भी रिएक्ट करेंगे, लेकिन दोनों ही केस में यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। और इसका फिर दो हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा कि इनका नाइट्रोजन जिन एनायन में प्रेजेंट है उनका भी टेस्ट करने के लिए यूज होता है और सल्फाइड आयन का टेस्ट करने के लिए भी यूज होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है ये एक बहुत ही पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये पानी निकालने के काम आता है और पानी निकालने के बाद जो जो चीजें बच जाती है वो साइड प्रोडक्ट में हो जाता है। तो होपफुली ये सारे ही जनरल
टिप्स या ट्रिक्स इनको कह सकते हैं, ये हमें इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को याद करने में हमारा मदद करती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमें आगे के रिएक्शंस को याद करने में हेल्प करेंगी। उनको लेके मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।